हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल जियोग्राफी। तो ये हमारा महासंग्राम रिवीजन क्लास है। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़ा वे संख्या जो किसी प्रकार की सूचना प्रदान करती है वे आंकड़े कहलाते हैं। जैसे एक किसान के पास 2 बैल हैं। ये क्या सूचना दे रही है कि किसान के पास 2 बैल है। इसलिए ये आंकड़े, यहाँ 2 जो है वो आंकड़ा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आंकड़ा व सूचना के बीच क्या अंतर है? आंकड़े व सूचना के बीच निम्न अंतर है। आंकड़ा संख्यात्मक होता है जबकि सूचना संख्यात्मक नहीं होता है। आंकड़ा गुणात्मक नहीं होता है और सूचना गुणात्मक होता है, मतलब गुण प्रदान करने वाला होता है। और आंकड़ा मात्रात्मक नहीं होता है, मतलब आंकड़ा को मात्राओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और सूचनाओं को मात्राओं में व्यक्त कर सकते हैं। आंकड़ा विवरणात्मक नहीं होता है और सूचना विवरणात्मक होता है। विवरणात्मक का मतलब विवरण प्रदान करने वाला। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? प्राथमिक आंकड़ा जब हम किसी व्यक्ति की सूचना या बातों को स्वयं उसी व्यक्ति के मुख से सुनते हैं तो वह प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जैसे राम ने कहा, मैं आज विद्यालय गया था। जैसे राम स्वयं बोला कि मैं आज विद्यालय गया था। द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है? द्वितीयक आंकड़ा जब हम किसी व्यक्ति की सूचना या विचार को अन्य किसी व्यक्ति के मुख से सुनते हैं तो वह द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। जैसे राम ने कहा कि श्याम का कार्य पूरा हो गया। जैसे राम ने श्याम के कार्य के बारे में बोला है। तो ये हो गया द्वितीयक आंकड़ा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। सहसंबंध जब 2 या 2 से अधिक समूह, वर्ग व श्रृंखला में निश्चित संबंध पाया जाता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे इन सब के बीच में 2-2 का गैप है, सब में 2-2 का गैप है, तो ये इसमें एक निश्चित संबंध पाया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? सहसंबंध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? धनात्मक सहसंबंध जब 2 चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो वह धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे शिशु के आयु के साथ साथ उसके शरीर में भी वृद्धि का होना। जैसे शिशु की आयु बढ़ेगी तो उसका शरीर भी बढ़ेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है? ऋणात्मक सहसंबंध जब 2 चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो वह ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे मोटा व्यक्ति कम दौड़ता है। जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, उसको दौड़ाएंगे तो वह कुछ दूर जाने के बाद भागने लगेगा और रुक जाएगा। अब हम चलते हैं, तो ये ऋणात्मक सहसंबंध है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समरेखीय सहसंबंध क्या होता है? समरेखीय सहसंबंध जब 2 चरों में स्थायी रूप से समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह समरेखीय सहसंबंध कहलाता है। जब 2 चरों में स्थायी रूप से समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह समरेखीय सहसंबंध कहलाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आरेखीय सहसंबंध क्या होता है? आरेखीय सहसंबंध जब 2 चरों में अस्थायी रूप से असमान अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह आरेखीय सहसंबंध कहलाता है। जैसे उसमें था स्थायी रूप से और इसमें है अस्थायी रूप से, तो
ये आरेखीय सहसंबंध है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सरल सहसंबंध क्या होता है? सरल सहसंबंध जब केवल दो चरों का अध्ययन किया जाता है तो वह सरल सहसंबंध कहलाता है, जिसमें एक चर स्वतंत्र तथा दूसरा चर निर्भर होता है। जैसे शिशु माँ पर निर्भर होता है। जैसे शिशु अभी तो कुछ खा नहीं सकता, वह माँ पर ही निर्भर रहता। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुमुखी सहसंबंध क्या होता है? बहुमुखी सहसंबंध, बहुमुखी इसी से पता चलता है कि जिसके अनेक मुख हो। जब तीन या तीन से अधिक चरों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वह बहुमुखी सहसंबंध कहलाता है। जब तीन या तीन से अधिक चरों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वह बहुमुखी सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध गुणांक को परिभाषित कीजिए। सहसंबंध गुणांक क्या होता है? जैसे सहसंबंध गुणांक एक प्रकार का अनुपात है जो यह प्रकट करता है कि एक चल राशि में होने वाले परिवर्तन दूसरे चल राशि को किस प्रकार प्रभावित करता है। सहसंबंध गुणांक एक प्रकार का अनुपात है जो यह प्रकट करता है कि एक चल राशि में होने वाले परिवर्तन दूसरे चल राशि को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सहसंबंध गुणांक के कितने भाग होते हैं? सहसंबंध गुणांक के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक पूर्ण धनात्मक और एक पूर्ण ऋणात्मक। पूर्ण धनात्मक का मान +1 से अधिक नहीं होता है। पूर्ण धनात्मक का मान +1 से अधिक नहीं होता है और पूर्ण ऋणात्मक का मान -1 से कम नहीं होता है और पूर्ण ऋणात्मक का मान -1 से कम नहीं होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है? पूर्ण ऋणात्मक जब सहसंबंध में परिवर्तन विपरीत दिशा में पूर्ण रूप से होता है तो वह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। मतलब जब सहसंबंध में परिवर्तन विपरीत दिशा में, मतलब एक ठो पूर्व एक ठो दक्षिण, चाहे एक ठो उत्तर चाहे एक ठो दक्षिण में होता है तो वह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। पूर्ण धनात्मक जब सहसंबंधों में परिवर्तन एक ही दिशा में पूर्ण रूप से होता है तो वह पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। मतलब जब सहसंबंध में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो वह पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सहसंबंध की अनुपस्थिति क्या है? सहसंबंध की अनुपस्थिति जब दो चलों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है तो वहाँ सहसंबंध की अनुपस्थिति कहलाता है। मतलब जब दो चलों में या चरों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है तो वहाँ सहसंबंध की अनुपस्थिति कहलाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सहसंबंध का सीमित परिमाण कितने प्रकार का होता है? सहसंबंध का सीमित परिमाण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च में 0.75 से लेकर 1 तक होता है। मतलब इसका जो मान होता है वह 0.75 से 1 के बीच में होता है तो वह उच्च कहलाता है। और मध्यम में 0.25 से 0.75 तक, मतलब मध्यम का जो मान होता है 0.25 से 0.75 के बीच में होता है। और तीसरा है निम्न, इसका जो मान होता है 0 से 0.25 तक होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सहसंबंध ज्ञात करने के कितने विधि है? सहसंबंध ज्ञात करने की 3 विधि है। पहला प्रकीर्ण आरेख विधि, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, और तीसरा स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रकीर्ण आरेख विधि के गुणों का वर्णन कीजिए। प्रकीर्ण आरेख, यह विधि सरल व आकर्षक होता है। मतलब यह
प्रकीर्ण आरेख विधि सरल व आकर्षक होता है। इसमें तुरंत पता चलता है कि सहसंबंध धनात्मक होगा या ऋणात्मक। मतलब इसमें तुरंत पता चल जाता है कि सहसंबंध जो है वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक। और तीसरा है, इसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंकों के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, इसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रकीर्ण आरेख विधि के दोषों का वर्णन कीजिए। मतलब प्रकीर्ण आरेख विधि के क्या क्या दोष है। पहला, इससे निश्चित जानकारी नहीं मिलती, मतलब इससे एकदम निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और दूसरा, इससे केवल अनुमान लगाया जाता है, इससे केवल अनुमान लगाया जाता है। तीसरा, इस विधि से संख्यात्मक मान संभव नहीं है। अभी मैंने बताया ना कि इससे आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसमें संख्या नहीं होती है। और चौथा, इसे संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मानचित्र को परिभाषित कीजिए। मानचित्र वे अवयव जिन्हें मापनीय, प्रक्षेप और परंपरागत चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह मानचित्र कहलाते हैं। वे अवयव या वे चित्र जिन्हें मापनीय, प्रक्षेप और परंपरागत चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वे मानचित्र कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आरेख को परिभाषित कीजिए। आरेख वे अवयव जिन्हें आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह आरेख कहलाते हैं। वे अवयव जिन्हें आंकड़ों या अंकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है वे आरेख कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आरेख कितने प्रकार के होते हैं। आरेख मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, चित्रीय आरेख, विमीय आरेख और रेखाचित्र आरेख। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चित्रीय आरेख को परिभाषित कीजिए। चित्रीय आरेख जब किसी अवयव के सभी भाग को पूर्ण रूप से चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह चित्रीय आरेख कहलाता है। जब किसी अवयव के सभी भागों को पूर्ण रूप से चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह चित्रीय आरेख कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विमीय आरेख को परिभाषित कीजिए। विमीय आरेख जब किसी अवयव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का चित्रण किया जाता है तो वह विमीय आरेख कहलाता है। जब किसी अवयव के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का चित्रण किया जाता है तो वह विमीय आरेख कहलाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रेखाचित्र और आरेख को परिभाषित कीजिए। रेखाचित्र आरेख को परिभाषित कीजिए। रेखाचित्र आरेख जब किसी आरेख को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया जाता है तो वह रेखाचित्र आरेख कहलाता है। जब किसी आरेख को रेखाओं के माध्यम से चित्रों में व्यक्त किया जाता है तो वह रेखाचित्र आरेख कहलाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रेखाचित्र आरेख कितने प्रकार के होते हैं। रेखाचित्र आरेख मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण रेखाचित्र। दूसरा, संयुक्त एवं दंड रेखाचित्र। तीसरा, बहु रेखाचित्र। और चौथा, मिश्रित रेखाचित्र। और पांचवा, क्लाइमोग्राफ। और छठा, हिदरग्राफ। ये 6 रेखाचित्र आरेख के प्रकार हैं। ये जो 6 हैं वो रेखाचित्र के प्रकार हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विमीय आरेख कितने प्रकार के होते हैं। विमीय आरेख मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक विमीय। दूसरा, द्विविमीय। और तीसरा, त्रिविमीय। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द्विविमीय आरेख को परिभाषित कीजिए। द्विविमीय आरेख वे आरेख जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है वे द्विविमीय आरेख कहलाते हैं। वे आरेख जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है वे द्विविमीय आरेख कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वृत्त, त्रिभुज और वर्ग, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। इसका उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। त्रिविमीय आरेख वे आरेख जिसमें लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई तीनों होता है वे त्रिविमीय आरेख कहलाता है। वे आरेख जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है वे त्रिविमीय आरेख कहलाता है। जैसे घन, घनाभ, बेलन आदि। घन, घनाभ, बेलन आदि ये 3D डायमेंशन है, इसलिए इसको त्रिविमीय आरेख कहते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वितरण मानचित्र बनाने की कितने विधि है? वितरण मानचित्र बनाने की 2 विधि है, पहला गुणात्मक तथा दूसरा मात्रात्मक। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रंगारेख मानचित्र को परिभाषित कीजिए। रंगारेख मानचित्र, रंगारेख मानचित्र मतलब रंगारेख, इसके नाम से ही पता चलता है रंगों के द्वारा। वे मानचित्र जिसमें हम किसी स्थान को रंगों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वे रंगारेख मानचित्र कहलाते हैं। वे मानचित्र जिसमें हम किसी स्थान को रंगों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वे रंगारेख मानचित्र कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्ण प्रतीक विधि क्या है? वर्ण प्रतीक विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम मानचित्र बनाते समय प्रतीक का उपयोग करते हैं। वर्ण प्रतीक विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम मानचित्र बनाते समय प्रतीक का उपयोग करते हैं। जैसे हम मानचित्र देखे हैं ना, जैसे नहर के लिए ऐसा सिंबल बना रहता है, नहर का ये सिंबल है, नहर का ये सिंबल है। और सड़क का ये, जैसे कच्ची सड़क, पक्की सड़क डॉट डॉट करके होता है ना, तो ये सड़क का सिंबल है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य और समांतर माध्य। जब समांतर माध्य पूछे तो ये वाला सूत्र बताइए, और जब माध्य पूछे तो ये वाला सूत्र बताइए। जैसे देखिए समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा d अपन के n, जहाँ a बराबर कल्पित माध्य है, n जो है वहाँ पदों की संख्या है, और सिग्मा डी जो है कल्पित माध्य के विचलनों का योग, जो इसके विचलन होते हैं उसके योग, मतलब सभी को जोड़कर जो आता है वही सिग्मा डी होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका का सूत्र, माध्यिका बराबर L प्लस आई अपन के F कोष्ठ में M माइनस सी, जहाँ L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और I बराबर वर्ग अंतराल, मतलब उनके बीच कितने का गैप है, और F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। F एक निश्चित मान कर चलेंगे, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। M माध्यिका संख्या, M जो है वो माध्यिका संख्या है, और C माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। जो माध्यिका होगी उसके पहले जो अंक आएगा वही C होगा।